नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और हम आपको आज अपने इस क्लास में आधुनिक काल के द्विवेदी युग को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि इसके पहले हमने आधुनिक काल में ही भारतेंदु युग को अच्छे से पढ़ा करके आप तक अपनी क्लास को पहुँचाया है, उसी तरह आज हम अपने इस क्लास में आधुनिक काल का दूसरा युग भारतेंदु युग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, आइए हम सीधे चलते हैं अपने क्लास पर, जो आज द्विवेदी युग के नाम से यानी आधुनिक काल में विख्यात है। उस क्लास को हम देखते हैं। देखिए क्या है, आज हम देखते हैं द्विवेदी युग। ठीक, द्विवेदी युग। पहले हम द्विवेदी युग की क्या देखेंगे, परिभाषा देख लेते हैं। यानी द्विवेदी युग की परिभाषा क्या है, परिभाषा को हम देखते हैं। द्विवेदी युग की क्या परिभाषा है, देखिए हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य साहित्य में, हिंदी काव्य साहित्य में भारतेंदु युग के भारतेंदु युग के समापन के पश्चात, समापन के पश्चात, ठीक, समापन के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो युग चला उसे द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। देखिए भारतेंदु युग है, हिंदी काव्य साहित्य में भारतेंदु युग के समापन के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो युग चला उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आचार्य क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग नाम पड़ा। अब इसकी समय सीमा क्या है, ठीक, यानी द्विवेदी युग की समय सीमा, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, तो इसकी हम समय सीमा देख लेते हैं। क्या है द्विवेदी युग की समय सीमा, ठीक, तो इसकी समय सीमा जो है वह है क्या, सन 1900 से, सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, और कहीं पर 1920 मिलता है, कहीं पर 1922 भी मिलता है। ठीक, इनको भी आप साथ में जानते रहिए, लेकिन आपका 1918 ही होगा, 1900 से। ठीक, उसके बाद नामकरण भी हम देख लेते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण हम देख लेते हैं, यानी किन किन कवियों ने कौन कौन से नामकरण किया है। तो देखिए, यानी पहला हम देखते हैं, पहला नामकरण देखते हैं, जागरण सुधार काल किसने कहा है,
जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? तो जागरण सुधार काल कहा है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा, फिर दूसरा नामकरण देखते हैं, आदर्शवादी। आदर्शवादी, आदर्शवादी प्रबंध परंपरा। आदर्शवादी क्या प्रबंध परंपरा का युग किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ठीक, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। तीसरा हम देख लेते हैं, यानी नई काव्य धारा किसने कहा है? नई काव्य धारा या द्वितीय उत्थान। नई काव्य धारा या द्वितीय उत्थान की संज्ञा किसने दी है? तो यानी कौन दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यानी क्या कहा है? देखिए पेज नंबर 2 है, और आज हम इस क्लास में आधुनिक काल का दूसरा युग यानी क्या द्विवेदी युग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो द्विवेदी युग की पहले देखिए परिभाषा क्या है। हिंदी काव्य साहित्य में भारतेंद्र युग के समापन के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो युग चलता है, जो युग प्रारंभ होता है, उसी को कहते हैं द्विवेदी युग। ठीक, इसकी समय सीमा क्या है? यानी 1900 से 1918 या कहीं कहीं पर 1920 या 22। ठीक, उसके बाद यानी जो है इसी में द्विवेदी युग का नामकरण। तो द्विवेदी युग का नामकरण भी हम देख लेते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किसने क्या किया है। तो जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का युग डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। नई काव्य धारा या द्वितीय उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। ठीक, अब हम पेज नंबर 2 पर इसकी क्या विशेषताएं होती हैं इसको देखेंगे, और उसके बाद द्विवेदी मंडल के कौन कौन से अनुशासनात्मक कवि हैं और कौन से स्वतंत्र धारा के कवि हैं उनको हम देखेंगे पेज नंबर 2 पर। ठीक, तो यदि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, आइए हम इसमें क्या देखते हैं, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, चाहे प्रवृत्तियां कह लीजिए चाहे विशेषताएं कहिए, दोनों एक ही हैं। ठीक, चाहे विशेषताएं कहिए चाहे प्रवृत्तियां कहिए। ठीक, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। अब देखिए द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं उनको हम पहले देखते हैं। तो जैसे पहली प्रवृत्ति इसमें कौन सी है? पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति। राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति। राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति। दूसरी विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वर्णन। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता
का वर्णन, ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता है उसी क्रम में उपदेशात्मकता एवं आदर्शवादिता। उपदेशात्मकता एवं आदर्शवादिता। ठीक। चौथी विशेषता क्या है? विषय विविधता। पांचवी क्या है? इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता। उसी क्रम में अगली विशेषता क्या हो सकती है? गद्य एवं पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग। गद्य एवं पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग। अगली जो विशेषता क्या हो सकती है? खड़ी बोली का प्रयोग। उसके बाद नारी की दयनीय स्थिति का वर्णन। नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण। नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण। उसी क्रम में अगली विशेषता क्या हो सकती है? अगली विशेषता हास्य व्यंग्य की प्रधानता। हास्य व्यंग्य की प्रधानता। अगली विशेषता क्या हो सकती है? यानी क्या? नारी के प्रति सम्मान की भावना। नारी के प्रति सम्मान की भावना। नारी के प्रति सम्मान की भावना। अगली विशेषता क्या हो सकती है? अतीत का गौरवगान। अतीत का गौरवगान। अगली विशेषता क्या हो सकती है? अतीत का गौरवगान। छंद वैविध्य। मतलब विविधता। ठीक, छंद वैविध्य। उसके बाद अगली विशेषता हम यहाँ पर देख लेते हैं जो है। ठीक है, अगली विशेषता यानी छंद वैविध्य। भाषा सुधार पर बल। भाषा सुधार पर बल। उसके बाद अगली विशेषता क्या हो जाएगी? यानी क्या? प्रकृति चित्रण। अगली विशेषता हम देख लेते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना। या राष्ट्रीयता की भावना में आ ही जाता है। राष्ट्रीयता की प्रबल तो या राष्ट्र प्रेम की भावना। उसके बाद अगले फिर हम देख लेते हैं इसी में भक्ति भावना। ठीक, ये तो हो गया क्या? यानी पेज नंबर 2 है। तो पेज नंबर 2 में हम देख रहे हैं क्या? भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले देखिए, पहली विशेषता जो क्या है? पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की प्रबल अभिव्यक्ति। दूसरी विशेषता भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वर्णन। तीसरी उपदेशात्मकता एवं आदर्शवाद। चौथी है विषय विविधता।
उसी क्रम में इतिवृत्तात्मकता, गद्य एवं पद्य दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग, नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, नारी के प्रति सम्मान की भावना, अतीत के गौरव का गान और छंद वैविध्य, भाषा सुधार पर बल, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम की भावना, भक्ति भावना। ये तो हो गई क्या द्विवेदी की प्रमुख विशेषताएं। अब हम द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि अगले पेज में देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करके देखेंगे कि द्विवेदी मंडल के कौन कौन से कवि हैं जो एक अनुशासनात्मक रूप में हैं तो दूसरे स्वच्छंद धारा के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक, पेज नंबर 3 पर हम उनको देखेंगे। पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 3 पर हम क्या देख रहे हैं? द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि। द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि। अब द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि हम देख रहे हैं और इन कवियों को हम दो भागों में विभाजित करके देखेंगे। ठीक, यानी द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवियों को हम दो भागों में विभाजित करके देखेंगे कि कौन द्विवेदी मंडल का अनुशासन से जुड़ा हुआ कवि और कौन स्वच्छंद धारा का कवि है। ठीक, स्वतंत्र धारा का है। तो जैसे पहले हम देखेंगे क्या, पहला देखेंगे जो है कि अनुशासन यानी क्या द्विवेदी मंडल के अनुशासन धारा के कवि। द्विवेदी मंडल में ही अनुशासन धारा के कवि, अनुशासन धारा के कवि कौन है? मतलब ये भी द्विवेदी मंडल के ही कवि हैं लेकिन ये अनुशासन से जुड़े हैं। दूसरे कवि को हम देखेंगे स्वच्छंद धारा के कवि, स्वच्छंद धारा के कवि। ठीक, यानी क्या है, द्विवेदी मंडल के कवियों को हम दो वर्गों में विभाजित करके देख रहे हैं। एक देख रहे हैं अनुशासन के कवि, दूसरे स्वच्छंद धारा के कवि। ठीक, अनुशासन धारा के कवि कौन कौन से हैं इनको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें कौन आ जाएंगे और इसमें कौन आ जाएंगे इनको हम देखते हैं। तो जैसे अनुशासन धारा के प्रमुख कवि, पहले कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये हो जाएंगे क्या, अनुशासन धारा के पहले कवि। दूसरे कवि हो जाएंगे कौन, यानी क्या, मैथिली शरण गुप्त। और तीसरे कवि हो जाएंगे रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय। चौथे इसी क्रम में कवि हो जाए सिया राम शरण गुप्त। पांचवें कवि हो जाएंगे कौन, मतलब क्या, मैं लोचन प्रसाद पांडे हो जाएंगे। लोचन प्रसाद पांडे। ठीक, ये तो हो गए कौन, ये हो गए जो है अनुशासन धारा के कवि, मतलब द्विवेदी मंडल में अनुशासन धारा के कवि हो गए। अब स्वच्छंद धारा के कवियों में कौन कौन आते हैं तो इनको हम देखते हैं। जैसे इसमें आते हैं श्रीधर पाठक, पहले कवि इसके हो जाएंगे श्रीधर पाठक। दूसरे कवि यानी क्या, राम नरेश
त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी। तीसरे कवि हो जाएंगे मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। चौथे कवि हो जाएंगे उसी क्रम में लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन। पांचवें कवि हो जाएंगे रूप नारायण पांडे, रूप नारायण पांडे। उसके बाद अगले जो कवि हो जाएंगे वह होंगे नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक, नाथूराम शर्मा शंकर। देखिए हम देख रहे हैं क्या द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवि, और द्विवेदी मंडल के प्रमुख कवियों को हम दो धाराओं में विभाजित करके देख रहे हैं। पहला अनुशासन धारा के कवि, दूसरा स्वच्छंद धारा के कवि। अब अनुशासन धारा के क्या प्रमुख कवियों में अयोध्यन सिंह उपाध्याय, आर्योद, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। और स्वच्छंद धारा के कवियों श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन, रूप नारायण पांडे और नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक, तो आज हमने अपने इस क्लास में द्विवेदी युग की परिभाषा देखी, समय सीमा देखी, नामकरण देखा, प्रमुख प्रवृत्तियां देखी, और द्विवेदी मंडल के प्रमुख कौन कौन से कवि हैं उनको दो भागों में विभाजित करके देखा है। और शेष अगले ही क्लास में द्विवेदी के यानी द्विवेदी युग के हम प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।